नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटी की नई क्लास में, जिसमें हम आज करने वाले हैं एक और नए टॉपिक को कवर। आज का नया टॉपिक चुना गया है, वो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है और आपके रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 क्लासेस पॉलिटी की है, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी तरह से कम समय में ही इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को जो बढ़ाने का अधिकार है वो है संसद के पास। संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि तो कर सकती है, लेकिन कभी भी जो संसद है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो डेट है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो भी है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। और साथ में अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो वो भी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या होती है वो है 33 + 1, अर्थात कि 34 हो जाती है। तो 33 क्या होते हैं? इसमें न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हो जाते हैं। जबकि मूल रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय 6+1 हुआ करते थे, अर्थात 7 न्यायाधीश हुआ करते थे। बाद में संसद में इसे संसद के द्वारा क्या है, संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टीडीसैट के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दूरसंचार विवाद निपटाने व अपीली अधिकरण के निर्णय होते हैं वो केवल कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है और उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा होता है। संसद यह तय करती है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कितना दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसको हमने पहले भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने का अधिकार शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। संसद संविधान में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है संख्या वो वृद्धि कर सकती है। तो प्रारंभ में इसमें कुल 7 न्यायाधीश हुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीशों की संख्या हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर अगर उनको महाभियोग पारित कर दिया जाता है न्यायाधीशों पर, तो राष्ट्रपति क्या कर संसद द्वारा महाभियोग पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये उनकी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करते हैं।
सामान्यतः क्या है, उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की जो सुनवाई है वो दिल्ली में करते हैं, परंतु किसके अनुमोदन से वह अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति से क्या है, अनुमति लेनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की जो आयु निर्धारित है वो है 65, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी गई है वो है 62। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो संवैधानिक विवाद से संबंधित अगर कोई अपीली क्षेत्राधिकार जो संबंधित है वो है 134(1) के तहत। कोई भी संवैधानिक विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? वो की जाती है 134(1) के तहत। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अगर उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला आता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। 5 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं हो सकती, 5 से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो जो अनुच्छेद 124 है, आर्टिकल 124, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? तो किए गए हैं आर्टिकल 124 में। फिर आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 126। 126 आर्टिकल जो है इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 127, आर्टिकल 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार बढ़ जाता है और न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें क्या है, तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जस्टिस कहते हैं। आर्टिकल नंबर 128 है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति में शामिल करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 128 में है। जबकि 127 में जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाता है जब उनके कार्यभार बढ़ जाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्टिकल 129 की वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 129 है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 129 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय से मतलब यह है कि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रीवियस समय में दिए गए हैं उनकी क्या है, एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे और उनको ज़रूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभिलेख न्यायालय का कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की कोई आलोचना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 130 अनुच्छेद 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा या स्थान निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होगी? मुख्य न्यायाधीश के पास। अनुच्छेद 131 आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण किया गया है। मूल अधिकारिता से संबंधित जो संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 131 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट आते हैं कि 136 जो अनुच्छेद है इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त है। तो विशेष अनुमति प्राप्त अनुच्छेद कौन सा है? वो है 136 में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 जो है वो उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों की पुनर्विचार निर्णयों पर क्या है, रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और उस पर अगर दोबारा से फिर रिव्यू या पुनर्विचार करते हैं तो उसको जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 137 में। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि जो है सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श करने की जो शक्ति है वो किसमें वर्णित है, तो वो वर्णित है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति या प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो किसमें है, 145 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 145 में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की जो कार्य प्रणाली या प्रक्रिया है उसके लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद है 146 जो है ये उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की जो नियुक्ति है उनसे संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे आ जाते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत में शक्ति है उच्चतम न्यायालय की, यह क्या है, यह मूल अधिकारिकता की शक्ति है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह वाद आता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान का जो मूल ढांचा सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो जो ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसा प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत है? तो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों को जो पुनर्वलोकन या अथवा रिव्यू कर सकता है तो वो अनुच्छेद है 137 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेशों का पुनर्वलोकन किया जा सकता है। भारत के संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो भारत में के संविधान में मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का जो स्रोत है वो है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां के बारे में दिया गया है कि न्यायाधीशों की जो प्राप्त उन्मुक्तियां हैं वो अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो उससे आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। अनुच्छेद जो 121 है ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे तो उनके द्वारा जो कार्य प्रणाली की जाएगी तो उनकी क्या है, संसद में चर्चा नहीं की जा चर्चा जो है उस पर प्रतिबंधित करता है। उनकी ना तो आलोचना की जाएगी, किंतु अगर उनको हटाए जाने से संबंधित कोई प्रावधान चल रहा है तब फिर उन न्यायाधीश पर क्या है, चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119
129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अवमानना कंटेप्ट के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अगर कोई व्यक्ति आलोचना करता है तो उसे क्या है, न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 119 है और हाई कोर्ट का अनुच्छेद जो 215 है, इसमें क्या है, न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। यह प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 124 का सेक्शन 7। तो अनुच्छेद 124 के 7 में प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश रह चुका हो अब किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बातें हैं कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम है के.जी. बालकृष्णन। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन जो है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा जो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो वो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो अपीली क्षेत्राधिकार है वो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित। एक तो है संवैधानिक मामलों से जुड़ी हुई कुछ अपीलें हैं, जो कि संवैधानिक मामलों की जुड़ी अपील होगी वो 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। और जो सिविल मामलों से जुड़ी होगी उस सिविल मामले 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी। 134 जो है वो आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकेगा। और 136 जो है वो विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें होती हैं। तो इस तरह से 4 अपील कुल सुप्रीम कोर्ट में शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक जो है वह हाई कोर्ट में वकालत करनी होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत, जो संविधान की जो मूल विशेषता है उससे मैच नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहें, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। भारत के न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय हैं इन्हें अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को उच्च अभिलेख न्यायालय कहा गया है, और जो कि अनुच्छेद जो 215 है उसमें उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो PIL की जो संकल्पना का उद्गम है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके सभी निर्णयों का क्या है, साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होगा कि भारत का जो भी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसके जो सभी निर्णय होते हैं इनका क्या है,
साक्ष्यात्मक मूल होता है और इनके किसी भी निर्णय पर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो आज की पॉलिटी की क्लास में हमने संविधान के सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। इससे संबंधित जितने फैक्ट थे